दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के थर्ड सेशन का फोर्थ वीडियो है। मैं आपको बता दूं आईपीसी के थर्ड सेशन में धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिसका यह फोर्थ वीडियो है। तो बिना समय देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से क्या क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अपराधी की वह आपराधिक मनोस्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है। ऑप्शन बी, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। ऑप्शन सी, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। ऑप्शन डी, यदि दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। राजस्थान सिविल जज प्री 2011 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित से कौन सा कथन है जो सही कथन है? सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 108 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार दुष्प्रेरित व्यक्ति का वही दूषित आशय या ज्ञान होना आवश्यक नहीं है जो दुष्प्रेरक के है। दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरण के प्रभाव व परिणाम पर निर्भर करता है, न कि केवल मुख्य अपराधी के कृत्य व दायित्व पर। यह स्पष्टीकरण 1 व 2 में बताया गया। इसी प्रकार यदि दुष्प्रेरक निर्दोष हो तब भी मुख्य अपराधी दोषी हो सकता है। बात धारा 111 के अधीन बातें आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 42 में दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है। ओके, यह सीधा नियम है। किसका नियम है? अर्थात आईपीसी के कौन सी धारा का नियम है कि दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, आईपीसी सेक्शन 107। ऑप्शन बी, आईपीसी सेक्शन 108। ऑप्शन सी, आईपीसी सेक्शन 109। तो ऑप्शन डी, आईपीसी सेक्शन 110। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस जे 1998 2002 तथा यूपी लोअर 2004 2002 तथा एमपी सिविल जज 1986 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कौन धारा के अधीन दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 108 के अधीन क्या होता है? आईपीसी सेक्शन 108 के अधीन क्या होता है? दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है। ओके, चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या है? अपराध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एंड इधर आपका सेक्शन हो गया है, एंड बी हो गया दुष्प्रेरण बनाम, इधर क्या हो गया? सेक्शन 107 किसी वस्तु का दुष्प्रेरण, 108 कुशा मांझी बनाम उड़ीसा राज्य। चलिए देख लेते हैं कौन सी बातें कौन से सेक्शन से संबंधित है। तो आपको विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य का विवाद आपको संबंधित है प्राइवेट डिफेंस से, अर्थात आईपीसी सेक्शन 100 से संबंधित है। वही दुष्प्रेरण बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 107 में बताया गया है। ओके, तथा किसी वस्तु का दुष्प्रेरण सेक्शन 107 में बताया गया है। तथा कुशा मांझी बनाम उड़ीसा राज्य के मामले आपको आईपीसी सेक्शन 299 से संबंधित है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो गया। क्या हो गया? ए का हो गया 4, बी का 3 एंड सी का 2 एंड डी का 1 हो गया। ओके, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको यूपीएपी स्पेशल 2007 के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य आईपीसी सेक्शन 100 से संबंधित है तथा दुष्प्रेरण आईपीसी सेक्शन 108 के अंतर्गत आ जाता है। तथा किसी वस्तु का दुष्प्रेरण 108 107 में तथा कुशा मांझी बनाम उड़ीसा राज्य का मामला आईपीसी सेक्शन 299 के दिन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बताया गया है? अंसार और बशीर मिलकर समीर को विष देने की योजना बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि विष अंसार समीर को देगा। बशीर दरवेश को यह स्पष्ट करते हुए योजना बनाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, परंतु बशीर दरवेश को क्या अंसार का नाम नहीं बताता है। दरवेश विष प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे प्राप्त करके मरीज को दे देता है। अंसार समीर को विष प्रत्यायुजित किया, फलतः समीर की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए कौन उत्तरदायी होगा? ओके,
ये क्वेश्चन देखिए कितना घुमावदार पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूँ इसमें कौन होगा। जाने से पहले ऑप्शन देख लेते पहले। केवल अंसार और बशीर उत्तरदायी होगा। ऑप्शन बी अंसार और दरवेश उत्तरदायी होगा तथा ऑप्शन सी केवल दरवेश और बशीर उत्तरदायी होगा तथा ऑप्शन डी अंसार बशीर और दरवेश तीनों उत्तरदायी होगा। तो मैं आपको बता दूँ इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में तीनों उत्तरदायी होगा। अंसार बशीर और दरवेश तीनों क्या होगा, दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। एमपी सिविल जज 1989 के एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 108 के स्पष्टीकरण 5 के अनुसार षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति षड्यंत्र के प्रत्येक विवरण को जानता हो। इसीलिए कौन होगा, तीनों उत्तरदायी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्या 45 में पूछ रहा है, क ख को ग पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, ख ग की हत्या कर देता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क ग पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ओके, ऑप्शन बी क्या है, क ग पर हमला करने एवं हत्या करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ऑप्शन सी क ग की हत्या के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। और ऑप्शन डी क हत्या का उत्तरदायी है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क ख को ग पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ख ग की हत्या कर देता है। इस स्थिति में क्या होगा, क ग पर हमला करने के दुष्प्रेरण का क्या होगा, उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछा जा चुका था यूपी सिविल जज 2016 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है। अर्थात हमला बहुत हल्का अपराध है, जबकि पूर्वक समस्या में ख बहुत आगे बढ़ जाता है। अपराध यानी ग की हत्या कर देता है। क इस परिस्थिति में क्या होगा, क ग पर केवल हमला के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्या क्वेश्चन नंबर 46 में, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन बी आजीवन कारावास से अर्थात आजीवन कारावास है। ऑप्शन सी मृत्युदंड। ऑप्शन डी उस दंड से जो अपराध के लिए उपबंधित है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, तो वह उस दंड से दंडित होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीए डीपीओ के एग्जामों में 1997 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 109 के अनुसार ऐसा स्थिति में दुष्प्रेरक उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 में, सजा जिसके लिए कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के समान होती है। ऑप्शन बी हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से भिन्न होती है। ऑप्शन सी हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा से कम होती है। ऑप्शन डी परिस्थितियाँ जैसे कि वास्तव में अपराध कारित होना के अनुरूप समान से कम सजा में बदलती रहती है। ओके, ये क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 1995 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। सजा जिसके लिए कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होता है वो क्या होता है, हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीएपीओ 1995 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अनुसार जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। ओके, अर्थात उस अपराध की सजा के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्या 48 में, ख को य का गृह जलाने के लिए क क्या करता है, उकसाता है।
ख उस घर को आग लगा देता है और उस समय यहाँ संपत्ति की चोरी करता है इस मामले में। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क घर जलाने और चोरी करने का दोषी होगा। ऑप्शन बी, क घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी करने का दोषी है। ऑप्शन सी, क घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी करने का दोषी नहीं है। ऑप्शन डी, क यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में मैं बता दूं, अर्थात इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ख को य का गृह जलाने के लिए कौन उकसाता है, तो क उकसाता है। ख क्या करता है, उस घर को आग लगा देता है और उस समय यहाँ संपत्ति की चोरी करता है। आग लगाने के बाद क्या करता है, वह संपत्ति की चोरी कर लेता है। इस मामले में क्या होगा, इस मामले में क यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो दुष्प्रेरण किया गया था वह केवल था घर जलाने का, न कि चोरी करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 तथा यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 एंड यूपी लोअर 2004 में भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका मैं व्याख्या देख लेता हूँ। प्रश्न में प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 111 के दृष्टांत ख के अनुरूप है। इस धारा के अनुसार जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है परंतु उससे भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए भी उत्तरदायी होगा, परंतु यह तब जब किया जाएगा भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था, परंतु यदि किया गया कार्य भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है तो उस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दोषी नहीं होगा। प्रश्न में चोरी घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है, अतः क केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, चोरी के दुष्प्रेरण का नहीं। ओके, क्योंकि का दुष्प्रेरण किया गया था किस लिए, घर जलाने के लिए और न कि चोरी करने के लिए। घर जलाना और चोरी करना इसमें बहुत अंतर है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए केवल वह किस लिए दंड होगा, तो घर जलाने के दुष्प्रेरण के लिए, न कि चोरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्या क्वेश्चन नंबर 49 में, ब को अ स की हत्या के लिए उकसाता है, इस तरह उकसाए जाने पर ब स का भेदन कर देता है, ख जख्म से ठीक हो जाता है, अ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या का दुष्प्रेरण किया है, ऑप्शन बी गहरी चोट का दुष्प्रेरण किया है, ऑप्शन सी चोट का दुष्प्रेरण किया है तथा ऑप्शन डी हत्या का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीपीसीएस 2004 तथा 2005 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में सही आंसर कौन होगा, इस स्थिति में अ क्या होगा, हत्या का दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। भले ही दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो जो कार्य किया हो उससे केवल वह जख्म हुआ और उसका जख्म ठीक हो गया हो, ओके, फिर भी वह क्या होगा, वह हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट कर लेते हैं। दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यदि अपराध नहीं किया जाता अथवा यदि हानि करने वाला कार्य किया जाता है और दुष्प्रेरित कार्य से आशित परिणाम नहीं मिलता है तब भी दुष्प्रेरक उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अतः प्रश्न में दिए गए तथ्य से स्पष्ट है और हत्या के दुष्प्रेरण का क्या होगा, दोषी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या क्वेश्चन नंबर 50 में, क ख को क्या करता है, उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, परंतु क्या करता है, ख ने ग को मार डाला। वह केवल क्या, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किया, परंतु वह क्या मार देता है। ओके, गंभीर चोट से तात्पर्य है क्या, ग्रीवियस हर्ट, अर्थात क्या करता है, घोर उपाधि पहुंचाता है। ओके, चलिए इस प्रकार का किसका उत्तरदायी होता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध के दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन सी गंभीर चोट पहुंचाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एमपीएससी विलेज 1983 में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होगा, क ख को जो उकसाता है तथा वह क्या करता है, ग को गंभीर चोट पहुंचाता है। गंभीर चोट के तात्पर्य क्या होगा, उसे घोर उपाधि पहुंचाता है, फलस्वरूप क्या होता है, वह मर जाता है। इसमें क्या होगा, गंभीर चोट से मृत्यु के संभाव्य नज़दीक है, और गंभीर उपाधि से यह संभाव्य होता है कि मृत्यु कारित हो जाए, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के उपबंध के अधीन क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि ख द्वारा ग को गंभीर चोट कारित करने का अधिसंभाव्य परिणाम क्या है, मृत्यु हो सकता था। ओके, अर्थात गंभीर उपाधि यदि पहुंचाया जाए तो इसका संभावना यह है कि गंभीर उपाधि पहुंचाने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकता है, इसलिए क्या होगा,
हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्या क्वेश्चन नंबर 51 में अ ने ब को स के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। ब ने मौका देखकर जब स बस से जा रहा था उसका जेब काट ली। सही उत्तर बताइए। ओके, ऑप्शन नंबर ए अ चोरी का दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ऑप्शन बी अ जेब काटने का दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी अ घर से चोरी करने के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है क्योंकि घर से चोरी नहीं हुई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, वह जेब जो काटा था वह चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। भले वो जो घर में चोरी करने के लिए कहा था, घर से चोरी तथा जेब काटना दोनों में बहुत संबंध है। इसी कारण क्या होगा, वह संभाव्य लगाया जा सकता है कि और क्या किया, चोरी के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी व्याख्या से और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीजे 2005 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 111 के अधीन और चोरी के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है क्योंकि स की जेब काटना चोरी के दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्या है 52 में अ क्या करता है, स को पीटने के लिए ब को उकसाता है। तत्पश्चात क्या होता है, अ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है। अ दोषी होगा। मैं आपको बता दूं अ क्या दोषी होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए धारा 34 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 109 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 114 के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी धारा 115 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 2002 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होगा, इसमें और दोषी होगा आईपीसी की धारा 114 के अंतर्गत दोषी होगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरित के नाते दंडनीय होता उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडित होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्या है 53 में अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक का उत्तरदायी वर्णित है। आईपीसी के कौन सी धारा में यह वर्णित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 117, ऑप्शन बी धारा 116, ऑप्शन डी सी धारा 113 तथा ऑप्शन डी धारा 114। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तराखंड एपीओ 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, वह आईपीसी की धारा 113 के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है आईपीसी के सेक्शन 113 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बताया गया, क ख को ग के हत्या के लिए उकसाता है, ख ग पर आक्रमण करता है, ग बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आता है। कानून में से कौन सा अपराध किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कोई अपराध नहीं किया, ऑप्शन बी आईपीसी के सेक्शन 323 से 109 के अंतर्गत अपराध किया, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 307 से 109 के अंतर्गत अपराध किया, तथा ऑप्शन डी वह आईपीसी की धारा 115 के अधीन अपराध किया। तो मैं आपको बता दूं यह क्या होगा, इस स्थिति में क आईपीसी की धारा 115 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। ओके, क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 1993 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। क ने आईपीसी के सेक्शन 115 के अधीन अपराध किया है जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण से संबंधित है, और यदि दुष्प्रेरण के पश्चात अपराध उसकी उपहति कारित हो जाए उस परिस्थिति से भी जिस बिंदु पर प्रस्तुत समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्या क्वेश्चन नंबर 55, क एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करने का है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, हालांकि लूट नहीं की जाती है, आईपीसी के कौन से धारा के अनुसार क उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडित होगा। ओके, तो ऑप्शन ए धारा 116, ऑप्शन बी धारा 117, ऑप्शन सी धारा 118, ओके, तो ऑप्शन डी धारा 119। तो मैं आपको बता दूं वह कौन से सेक्शन के अधीन उत्तरदायी होगा, तो आईपीसी के सेक्शन 116 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो क्वेश्चन आपको एमपी एपीओ 2002 तथा राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या आईपीसी के सेक्शन 116 के दृष्टांत ग पर आधारित है, जिसके अनुसार
यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करना हो, तो वह दुष्प्रेरित उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसे अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह क्या है? ओके, ऑप्शन नंबर ए आपराधिक षड्यंत्र है, ऑप्शन बी दुष्प्रेरण है, ऑप्शन सी सामान्य आशय है तथा ऑप्शन डी सामान्य उद्देश्य है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 1998 तथा 2008 में तथा यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या किया? यह आपराधिक षड्यंत्र है। ओके, कैसे? तो चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ए द्वारा बी को परीक्षा में नकल कराने की सहमति देना आईपीसी के सेक्शन 120 क के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, अवैध साधनों द्वारा कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र गठित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? 57 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? अर्थात नीचे जो 4 वाद दिया गया है, इसमें से कौन सा वाद है जो नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर का वाद, ओके, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक का वाद, ऑप्शन सी मधुमिले का वाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, नासिक षड्यंत्र के नाम से कौन सा केस जाना जाता है? तो विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में आपराधिक षड्यंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों के बीच करार जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप हो, ऑप्शन बी करार किसी अवैध कार्य को करने का हो, ऑप्शन सी करार ऐसे कार्य करने का भी जो यद्यपि अवैध नहीं है पर अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी करार के अनुसरण में कोई न कोई व्यक्त कार्य किया जाना सदैव आवश्यक है, चाहे करार किसी अपराध को कारित करने का ही क्यों न हो। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आपराधिक षड्यंत्र के निम्नलिखित में कौन सा है जो आवश्यक तत्व नहीं है? तो वह नहीं है जो करार के अनुसरण में कोई न कोई व्यक्त कार्य किया जाना सदैव आवश्यक है, चाहे करार किसी अपराध को कारित करने का ही क्यों न हो। यह क्या है? गलत है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2005 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यह क्या है? आपराधिक षड्यंत्र का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? आपराधिक षड्यंत्र का अपराध आईपीसी के सेक्शन 120 के क में उल्लिखित है। इस धारा के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए अथवा ऐसे कार्य जो यद्यपि अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने अथवा करवाना सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में सहमति के अतिरिक्त किसी अभिव्यक्त कार्य का किया जाना जरूरी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बताया गया? दो व्यक्ति एक बैंक का एटीएम तोड़ने पर सहमत होता है, परंतु चौकीदार की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने क्या अपराध किया? ओके, ऑप्शन नंबर ए उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, ऑप्शन बी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ऑप्शन सी उन्होंने केवल योजना ही बनाई है, ऑप्शन डी केवल कोई योजना बनाना अपराध नहीं है। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, दो व्यक्ति एक बैंक का एटीएम तोड़ने पर सहमति होता है, परंतु चौकीदार की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? तो उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दो या दो से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन सी अवैध कार्य को या किसी कार्य को अवैध साधनों से करने का करार, ऑप्शन डी यदि कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना। ओके, तो आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही आवश्यक है, न कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपको आवश्यक होते हैं डकैती के लिए। ओके,
ये क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 120 क के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के सहमत होता है तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसार में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अपराध हेतु 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आवश्यक नहीं है। ओके, आपको बता दूं यह आईपीसी के 3rd सेशन का वीडियो है। आईपीसी के 3rd सेशन में आपको सेक्शन 107 से लेकर के 298 तक का सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनाया जाएगा। इससे पहले 2 अन्य इम्पोर्टेंट सेशन चलाया जा चुका है। इसमें आपको सेक्शन 1 से लेकर के 106 तक का सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जा चुका है। सबका लिंक आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।